सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जानवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनआईएस बोर्ड और राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 10 विषय हिंदी पाठ नंबर 3 का सारांश। पाठ का नाम है गिल्लू और गिल्लू पाठ की लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। इस पाठ में गिल्लू नामक एक गिलहरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में गिल्लू के पूरे जीवन की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों संकेतों में उल्लेख किया गया है जिनसे उसकी एक तस्वीर हमारे सामने उभर आती है। इस विस्तृत वर्णन को छोड़कर खास खास बातों का उल्लेख करके लेखक किसी विषय में लिखते हैं तो उसे साहित्य में रेखाचित्र कहते हैं। अब देखिए, विस्तृत वर्णन पूरा वर्णन नहीं करके खास खास बातें, मेन पॉइंट को उसको साहित्य में रेखाचित्र कहा जाता है। जब रेखाचित्र में आत्मीय संबंध भी झलकने लगे तो वह स्मरण विद्या के नज़दीक पहुंचने लगता है। इसलिए ऐसे रेखाचित्र को संस्मरण रेखाचित्र कहते हैं। संस्मरण रेखाचित्र यानी अपने आंखों के सामने वो यादें चल रही है। गिल्लू भी एक संस्मरण रेखाचित्र है। सोनजुई के पौधे पर एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो गया। मतलब सोनजूही के पौधे पर जो पीली कली लगी है उसको देखकर उस छोटे जीव यानी गिल्लू की याद आ गई, स्मरण हो गया। इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था, मतलब इसी पौधे के अंदर वो बैठता था। फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज इस लघु प्राण की खोज है कि जब वो था तो वो मुझे चौंकाता था तो मुझे उस कली की खोज रहती थी, मतलब कली को मैं देखती थी, लेखिका कह रही है। पर आज इस लघु प्राण की खोज है, मतलब आज गिल्लू जिंदा नहीं है तो आज उसकी खोज है, आज उसकी याद है। अब ये देखिए, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से छुआछोल जैसा खेल खेल रहे थे। यह काक बिसुंडी भी विचित्र पक्षी है। इन्हें एक साथ मान सम्मान अपमान अति सम्मान सब मिल जाता है। अब देखिए, इसमें ये कह रहे हैं काक बिसुंडी भी विचित्र पक्षी है। काक बिसुंडी मतलब कौवे को बोलते हैं। इन्हें एक साथ मान सम्मान अपमान, मतलब कौवे को मान सम्मान कब मिलता है? जब हिंदू में श्राद्ध पक्ष के अंदर कौवे को अच्छे अच्छे भोजन कराते हैं तो उसको मान सम्मान मिलता है। अपमान मतलब वैसे रोज़ अगर कौवा अपने घर पे भी बोलता है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ गई, मतलब मैं वो कौवे के बारे में जो सोच रही थी उसमें मेरी अचानक बाधा आई, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी नज़र रुक गई। पास जाकर देखा तो गिलहरी का छोटा बच्चा जो संभवतः घोंसले से गिर गया था, और अब कौवे उसमें अपना सुलभ आहार खोज रहे थे। मतलब गिलहरी का बच्चा ऊपर से गिर गया तो कौवे उससे खेल रहे थे, उसमें अपना सुलभ आहार मतलब उसमें अपना भोजन तलाश रहे थे कि भाई खाने के लिए मिल गया। जब मेरा मन नहीं माना तो मैंने होले से उसके घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। देखिए, फिर लेखिका ने उससे रहा नहीं गया तो उसके गाँवों पे मरहम लगाया और पतली बत्ती बनाकर, रुई की बत्ती बनाकर उसको दूध में भिगोकर उसके मुंह पर लगाई, पर वो मुंह खुला नहीं तो वो दूध दोनों तरफ ढुलक गया। कुछ दिन बाद में वो स्वस्थ हो गया, कुछ दिन बाद में वो ठीक हो गया। 3-4 माह बाद स्निग्ध रोए जब्बेदार पूँछ चंचल चमकीली आंखें विस्मित करने लगी। मतलब 3-4 महीने बीते तो उसके बाद में, क्योंकि गिलहरी की जो आयु होती है वो 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, तो वो 3-4 महीने में थोड़ा जवान हो गया, किशोरावस्था आ गई उसके, तो उसके पूँछ भी आ गई, जब्बेदार पूँछ हो गई, बाल हो गए, आंखें भी चमकीली हो गई। तो मैंने उसका नाम गिल्लू रख दिया। मैंने मतलब लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रख दिया। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। मतलब डलिया मतलब एक
उसका झूला बना दिया, उसका रहने का घर बना दिया उसके लिए लेखिका ने। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता रहता था। परंतु उसकी समझदार और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब भी वह मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला कि भाई लेखिका जब भी लिखने के लिए बैठती तो वो लेखिका को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक उपाय खोज निकाला उसने। एक वह मेरे पैर के पास में आता और सर से पर्दे पर चढ़ जाता। मतलब पैर के पास में आके उसको चौंका देता और सर से पर्दे पर चढ़ जाता। फिर उसी तेजी से उतरता। भूख लगने पर वह चिक चिक करके मानो बता रहा है कि उसके बिस्कुट तथा काजू चाहिए। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपके ये बन सकता है कि भाई गिलहरी की आवाज़, गिल्लू की आवाज़ कैसी थी, कैसे गिलहरी आवाज़ करती है? तो ये चिक चिक शब्द, चिक चिक की आवाज़ करती है। और उसका पसंदीदा भोजन था बिस्कुट तथा काजू। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया, मतलब वसंत ऋतु आई प्रथम। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर की गिलहरियां भी जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू के लिए जाली का एक हिस्सा खोल दिया, मतलब एक साइड से जाली को खोल दिया तो गिल्लू अंदर बाहर जा सके। वह भी वहाँ से अंदर बाहर हो जाया करता था। जब मैं कॉलेज से आती तो वह मेरे पास मंडराने लगता और उछल कूद करने लगता। उसे मुझे चौंकाने की आदत सी पड़ गई थी। वह कभी फूलदान तो कभी पर्दे के पीछे छिप जाया करता था। मतलब लेखिका जब भी कॉलेज से आती तो वो उसके पास खेलता रहता, मंडराने लगता, उछल कूद करता और चौंकाने के लिए वो कभी फूलदान के पीछे तो कभी पर्दे के पीछे छिप जाया करता था। मेरे साथ और भी जानवर रहते थे। मतलब लेखिका ने और भी जानवर पाल रखे थे, गाय भी पाल रखी थी और मोर भी पाल रखे थे। कभी किसी ने मेरी थाली में खाना नहीं खाया, परंतु गिल्लू इसमें अपवाद था। मतलब और कोई जानवर ने लेखिका के साथ खाना नहीं खाया, सिर्फ गिल्लू खाता था। मैं जैसे ही खाना खाने के लिए कमरे में पहुंचती तो वह मेरे पीछे पीछे खाने की मेज़ पर पहुंच जाता और थाली में बैठ जाना चाहता, मतलब थाली में बैठना चाहता था वो। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। काजू उसका प्रिय भोजन था। अब इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कि भाई बिल्लू का प्रिय भोजन कौन सा था? तो बिल्लू का प्रिय भोजन था काजू। कई दिनों तक उसे काजू नहीं मिलता तो वह और कोई चीज़ नहीं खाता। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मतलब लेखिका का एक्सीडेंट हो गया तो उसे अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में चला जाता। देखिए अब लेखिका अस्पताल में है तो गिल्लू को खाना खिलाने के लिए कोई दूसरा आता तो वो दरवाजे को खुला देखकर तो वो आता, पर दूसरे को देखकर वापस अपने घोंसले में चला जाता। सब उसे काजू दे जाते परंतु वह उसे खाता भी नहीं था। मैं अस्पताल से लौटकर आई। जब सफाई की तो सारे काजू उसके घोंसले में भरे पड़े थे। उसने एक भी काजू नहीं खाया। जब लेखिका अस्पताल से लौट के घर आई तो उसने सफाई की तो वो सारे काजू उसके घोंसले में ही उसको मिले, जिससे ज्ञात होता है कि मुझसे वो कितना प्रेम प्रेम रखता है। मतलब इससे पता चलता है कि वो लेखिका के हाथ से दी हुई चीज़ ही खाता था। और फिर वह तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले से सहलाता रहता है कि उसका जाना एक नर्स के जाने के समान लगता था। मतलब लेखिका पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुई थी तो वो उसके बालों को सहलाता रहता था। गर्मियों से बचने के लिए वह सुराही पर लेट जाता था। कि लेखिका के पास सुराही थी तो सुराही के अंदर पानी रहता है तो वो ठंडा रहता है, तो उससे बचने के लिए गिल्लू सुराही पर लेट जाता था। गिलहरियों की जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि भाई गिलहरियों की जीवन अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 2 वर्ष। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी आ गया। मतलब अब वो मरणासन की स्थिति में आ गया कि भाई अब वो मरने वाला है। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया, न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। मतलब लेखिका कहना वही उंगली, कौन सी उंगली?
कि जब वो छोटा था तो लेखिका उसी उंगली से उसको पकड़ कर लाई थी कौवों से बचा के, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। भाई बचपन में भी वो मरने वाला था, कौवे मार देते उसको। तो उसी स्थिति में वो अभी भी, आज जब उसका समय पूरा हुआ तो भी वो उसी स्थिति में था। सुबह होते ही जीवन भर के लिए सो गया। सुबह होते ही जीवन भर के लिए सो गया मतलब वो मर चुका था। उसका झूला उतार कर रख दिया गया, खिड़की की जाली बंद कर दी गई। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई। मतलब सोनजूही की लता के नीचे ही गिल्लू की समाधि क्यों दी गई? क्योंकि सोनजूही की लता गिल्लू को पसंद थी, वो उसी के नीचे खेलता रहता था, क्योंकि वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। मुझे विश्वास है कि सोनजूही का पीला फूल जब खिलेगा तो उसमें मेरा गिल्लू भी आएगा। मतलब सोनजूही की लता पर, मतलब उसके जब वो पीला फूल खिलेगा तो उसमें लेखिका उस गिल्लू का एक स्वरूप देखेगी कि भाई मेरा गिल्लू ही वापस आया है। अब ये देखिए जीवन परिचय है श्री महादेवी वर्मा का। इनका जन्म, कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में सन 1907 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई, महादेवी वर्मा की मृत्यु 11 सितंबर सन 1987 को इलाहाबाद में हुई थी। ये इनकी और भी रचनाएं हैं, मतलब ये गिल्लू की तरह इन्होंने और भी रचनाएं लिखी हैं। महादेवी वर्मा की मुख्यतः संस्मरण की रेखाचित्र अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, शरणदा, स्मृति चित्र, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो ये भी पूछ सकते हैं कि महादेवी वर्मा की अन्य रेखा चित्रों को किन्हीं के नाम बताइए, तो ये नाम हो गया। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।